नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जोधपुर से खबर, जहां पर एक बार फिर से बवाल की तस्वीरें सामने आई है। पथराव और तोड़फोड़ के बीच दुकानें बंद कर दी गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। एक बार फिर से जोधपुर में बवाल की खबर सामने आ रही है, जहां पर पथराव हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है और इस बीच दुकानों को भी बंद करना पड़ा है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि रामनवमी के अवसर पर भी जगह जगह से बवाल की खबरें सामने आई थी और एक बार फिर से जोधपुर से ये खबरें सामने आई और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। हाथों में लाठी डंडे लेकर लोग पहुंचे हुए हैं। यहां पर भारी बवाल देखा जा रहा है, पत्थरबाजी भी हो रही है और इस स्थिति को देखते हुए आसपास की दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। ये जोधपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। हाथों में देखिए दोनों तरफ से लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं। दो पक्ष आमने सामने आ चुके हैं और हाथों में लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर जुटे हुए हैं हमला करने में। और इस माहौल को देखते हुए यहां की आसपास की जितनी भी दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं, पत्थरबाजी भी हुई है। तो एक बार फिर से बवाल की ये तस्वीरें सामने आई हैं। इससे पहले भी जोधपुर में रामनवमी के अवसर पर भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, कर्फ्यू भी लगाया गया था और इस सब से भी शायद सबक नहीं लिया गया है। तैनाती कर दी गई है। जोधपुर शहर के राजीव गांधी नगर में यह बवाल की तस्वीर सामने आई। कार की साइड को लेकर बवाल हो गया महज। बकरा मंडी से आए व्यक्ति ने अपनी पिकअप लगा दी, जिस पर यह तकरार हो गई और इस दौरान बकरा मंडी से बड़ी संख्या में लोग आ गए और पथराव शुरू कर दिया। विस्थापित परिवार को निशाना बनाते हुए कार चालक भूराराम, एक महिला मूमल के साथ मारपीट की गई है। और अजमेर शरीफ दरगाह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर दावा किया गया है, मंदिर की तरफ से मंदिर का दावा किया गया है, दरगाह की सर्वे कराने की मांग रखी जा रही। दावे के बाद दरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश भर में धार्मिक स्थलों पर चल रहे विवाद के बीच अब अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में शिवालय होने का दावा चर्चा में है और एक हिंदू संगठन ने दरगाह की जगह मंदिर होने का दावा कर दिया है। चिश्ती दरगाह के सर्वे की मांग भी रखी गई है और इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी भी लिखी गई है, जिसके चलते अब अजमेर की इस मशहूर दरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अजमेर की दरगाह से जुड़े इस नए दावे के बाद अजमेर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। दरगाह की सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और आला अधिकारी भी दरगाह का दौरा कर रहे हैं। दरगाह के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती देखी जा रही है। अब एक और नया दावा, यहां पर शिवालय होने का दावा किया जा रहा है। देश भर में धार्मिक स्थलों पर लगातार विवाद जारी है। और हमारे साथ धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज जी जुड़ चुके हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी धन्यवाद अंजलि जी। महाराज जी, धार्मिक स्थलों में लगातार विवाद बढ़ते चले जा रहे हैं, जगह जगह मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और अब अजमेर की दरगाह में भी ये दावा किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, ऐसा है, कहानी नई चीजें नहीं है और इसकी शुरुआत किसने की? मुगलों ने की। और मुगलों ने जो विदेशी आक्रांता आए वहां करके हमारे धार्मिक स्थानों को तोड़ा और उसपे अपनी मेरी हिंदू मंदिरों की दीवारों पे उन्होंने गुम्बद खड़ा कर दिया। बस इतना कि अब सोना लूट लिए। तो वो लुटेरे जो थे, लुटेरे का विवाद है, लुटेरों ने फैलाया है। ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये विवाद जो है भारतीय बनाम विदेशी आक्रांताओं के है। इसलिए इसको इसी तरह से दिखाना चाहिए। और जो भी मंदिरों पे मस्जिद बने हैं उसको साक्ष्य प्रमाण, जब उसके ऐतिहासिक साक्ष्य प्रमाण जब मिलते हैं तो मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि सम्मान पूर्वक उनको हिंदुओं को सौंप दे धार्मिक स्थलों को। ऐसे भी जिस जो मंदिर है, मंदिर में पढ़े हुए नमाज अल्लाह ताला इनके जो राम रहीम है, जो रहमान है, वो थोड़े स्वीकार करेगा भाई। इनके कुरान में भी है कि भाई जबरदस्ती कहीं भी कोई मस्जिद बनाए उसका नमाज स्वीकार ही नहीं होगा। इसलिए इनको चाहिए कि एक तो
देश की बंधुत्व के लिए भी ठीक है, और वैसे भी उनके धार्मिक मान्यता के अनुसार वो नमाज कबूल होगा ही नहीं, इसलिए हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। और बेवजह लेकिन स्वामी जी, अभी तक ये देखा जा रहा है कि कई ऐसे धार्मिक स्थल है जहां पर दावे लगातार किए जा रहे हैं मंदिर होने के। आखिर ये कब तक चलता रहेगा इस तरह का विवाद, क्योंकि हल भी तो नहीं निकल पा रहा है कोई। इतिहास प्रेम को दोहराता है, बिल्कुल हल नहीं निकल रहा है, ये बात आपकी मैं मानता हूँ, लेकिन निकलेगा। अब 1949 से लड़ाई राम मंदिर का हुआ, मैं उसमें खुद पक्षकार था, निर्णय हुआ, राम मंदिर बन रहा है। अब ये है 1991 एक्ट जो बना है, मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, केंद्र सरकार से, कि जल्द ही 1991 एक्ट जो है, जो मुगलों के पाप को छिपाने के लिए कांग्रेस की सरकार में बनाया गया था, उस एक्ट को खत्म किया जाए, ताकि मार्ग प्रशस्त एक्ट ऐसा बनाया जाए कि जो भी धार्मिक स्थल है, जो पहले हिंदू सनातन धर्म के स्तंभ रहे हैं, जो स्थान रहे हैं, वो और अब मुगलों ने उसे तोड़ा, लूटा और उस पे वो किया, तो सोमनाथ के मंदिर के तर्ज पे सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, सभी मंदिरों का मुक्ति के लिए कानून बनाया जाए, ताकि इससे पहले आपने खुद जब जामा मस्जिद को लेकर भी आपने आवाज उठाई थी कि जामा मस्जिद में भी मंदिर है, वहां पर भी साक्ष्य हैं सनातन धर्म के। देखिए, जितने भी अगर जो बोले जा रहे बात, हमने जामा मस्जिद की बात की तो हमने कोई हवा में नहीं बात की, सब साक्ष्य प्रमाण है। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हो गया, और 1710 में एक पुस्तक निकलता है साकी मुश्ताक के द्वारा, मासिर आलमगीरी, जो साकी मुश्ताक उनके औरंगजेब का इतिहास है। क्योंकि ये जो औरंगजेब थे या जो मुगल थे, ये जो भी कार्य करते थे रोज का इनका अपना लिखते थे, ताकि हम रहे न रहे हिस्ट्री में रहे। तो इन्हीं के जो दरबारी जो इतिहासकार थे, तो 1707 में इनकी मृत्यु होती है औरंगजेब का, 1710 में वो पुस्तक निकालते हैं, और उसमें साफ लिखा है कि 24 मई 1679 दिन रविवार होता है, तो खान जहां बहादुर एक लुटेरा है, जो इस्लामिक लुटेरा औरंगजेब का व्यक्ति है, तो जोधपुर के मंदिरों को लूट के लेके आता है, और हजारों काफिलों में, हजारों वाहनों में भर के लाता है। ठीक है, लेकिन एक बात ये सोचने वाली है कि आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं, चर्चा ये भी हो रही है कि इस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो जो लूट के लाता है, तो उन प्रतिमाओं को सोना वो तो रखवा लेता है, और प्रतिमाओं को कहता है कि जामा मस्जिद के सीढ़ियों में और चौतरे में कर दो। सवाल ये है कि ये विवाद, ये माहौल खराब तो उसी समय उन्होंने कर दिया था, और उसके बाद जो लोग सरकार, देश तो आजाद हो गया, देश आजाद 1947 में हो गया, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन सनातन धर्म अभी भी गुलाम है। उस धर्म की गुलामी से लड़ाई हो रही है कि उसको आजाद किया जाए, यानी कि धार्मिक आजादी की लड़ाई ये है, और धार्मिक आजादी की लड़ाई तो अनवरत चलते ही रहना चाहिए, जब तक कि पूरी तरह हम सबका सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि भाई जो और भी पूजा पद्धति के लोग हैं, चाहे इस्लामिक लोग हैं, वो बिल्कुल अपना करें, लेकिन आप हमारे जबरदस्ती मंदिरों पे कब्जा करके तो नहीं करोगे ना। और अगर जो कोई लोग कहते हैं कि जी पहले क्यों नहीं कहे, सोए रहे, इसलिए रहे क्योंकि पहले संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी। देश आजाद करने का 1950 में तो संविधान बना, तो जब बना तो संविधान देश के लिए, तो हम अपने अधिकार की तो बात। बिल्कुल महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई हल इन सब तमाम विवादों का निकले जल्द से जल्द। दरअसल महाराणा प्रताप सेना नाम के संगठन ने दरगाह की जगह मंदिर होने का बड़ा दावा किया है। बता दें कि अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू भी शीश नवाते हैं, और यहां लोग दूर दूर से आकर आस्था की चादर भी चढ़ाते हैं। लेकिन इस संगठन ने पवित्र दरगाह को लेकर भी मंदिर मस्जिद विवाद अब खड़ा कर दिया है। अब सर्वे कराने की मांग की जा रही है। पूरे देश भर में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जिनमें मंदिर मस्जिद का ये विवाद चल रहा है। ये भी देखना होगा कि आखिर ये जो मंदिर मस्जिद विवाद लगातार खिंचता चला जा रहा है, ये आखिर खत्म कब होगा, क्योंकि एक मामला कोर्ट में सुना जा रहा है तो दूसरा मामला फिर से सामने खड़ा हो जाता है। दूसरे पक्षों की ओर से लगातार दावा भी किया जा रहा है।
कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज दोपहर 2 बजे कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी। शिक्षक भर्ती घोटाले में सजायाफ्ता और एक अन्य घोटाले में आरोपी ओपी चौटाला के खिलाफ जब सुनवाई शुरू हुई तो उनके वकील ने कहा कि चौटाला जन्म से दिव्यांग हैं। बताया कि चौटाला 87 साल के हैं, जेल में अस्थमा हुआ है। उनके वकील ने यह भी कहा कि वो किसी भी मदद के बिना कहीं आ जा नहीं सकते हैं। स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र संबंधी कई बीमारियां हैं। गुरुग्राम के मेदांता में भी इलाज चल रहा है और साथ ही मुझे पेस मेकर भी लगा हुआ है, उन्होंने कहा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और रालोद के संयुक्त प्रत्याशी होंगे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी राज्यसभा चुनाव में सपा और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। इससे पहले सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी इसकी जानकारी दी गई। राष्ट्रीय लोकदल सपा का सहयोगी संगठन है और उसने हाल ही में संपन्न राज्यसभा चुनाव के लिए भी और राज्य विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ने का फैसला इससे पहले भी लिया था और इस बार भी यही कुछ देखा जा रहा है। तो जहां 8 सीटें मिली थी आरएलडी को राज्य विधानसभा चुनाव में, और अब यह देखा जा रहा है कि रिजल्ट आने के बाद से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच जो संवाद था उसमें कमी आ गई थी। शायद यही एक बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव ने ये बड़ा निर्णय लिया है ताकि दोनों ही दलों के बीच जो गठबंधन है उसमें मिठास राज्यसभा सीट के जरिए ही बनी रहे और आगे भी ये कायम रहे, क्योंकि 2024 भी नजदीक आ रहा है, यानी कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और इसको देखते हुए ये फैसले लिए जा रहे हैं। और कांग्रेस के पूर्व सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया गया। इसके बाद चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव की भी नाराजगी सामने आई। बाहर के व्यक्ति को आखिर इतनी ज्यादा तरजीह क्यों दी जा रही है, और यहां तक कि राज्यसभा भेजने के प्रस्ताव का भी उन्होंने विरोध किया। ऐसी फिलहाल अंदरूनी बातें जो निकल कर सामने आ रही हैं। और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। धन्यवाद अंजलि जी। अरविंद जी, एक के बाद एक समाजवादी पार्टी से बड़ी खबरें आ रही हैं। पहले ये देखा गया कि कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया गया समाजवादी पार्टी की ओर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, और अब आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को भेजने का फैसला लिया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, कपिल सिब्बल का निर्दलीय के रूप में पर्चा भरना और सपा को समर्थन देना राजनीतिक रूप से इसका यही मायने है कि कपिल सिब्बल जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं और उनसे संबंधित मुकदमों की पैरवी अदालतों में करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का निर्णय जो है राजनीतिक रूप से और एक अच्छे गठबंधन के मुखिया के रूप में अपने पदों का एक अच्छा कदम है। राष्ट्रीय लोकदल की पश्चिम उत्तर प्रदेश से और किसानों के बीच एक अच्छी छवि है उनकी। जयंत चौधरी से ज्यादा उनके पिता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। तो ये फैसला जयंत चौधरी के अपने राजनीतिक भविष्य के साथ साथ किसान राजनीति और संगठन की राजनीति सपा गठबंधन की अच्छी होगी, बशर्ते जयंत चौधरी अब इस सब बात को समझे और सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़े भाई के रूप में, बड़े गठबंधन के मुखिया के रूप में साथ देते रहे। ऐसा ना हो कि वो किन्हीं कारणों से 2027 तक गठबंधन से अलग हो। ये खतरा बना रहेगा और ये जोखिम लिया अखिलेश यादव ने उनको राज्यसभा भेजने का। यह अच्छा साबित होगा गठबंधन के लिए, विपक्ष की राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए, अगर जयंत चौधरी बराबर बने रहेंगे सपा गठबंधन। बिल्कुल, क्योंकि ये भी देखा गया है कि अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो जयंत चौधरी पारिवारिक राजनीति को, इस विरासत को भी आगे बढ़ा रहे हैं। 2009 से लेकर 2014 तक मथुरा लोकसभा सीट से वो सांसद भी रहे, और शायद यही उम्मीद हो कि लोकसभा चुनाव के लिए भी जयंत चौधरी रास्ता साफ करेंगे समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर।
जी, लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा का टर्म तो 6 साल का होता है। इनको जो है लोकसभा के बाद जो है अगली विधानसभा में भी साथ रहना चाहिए और निरंतर मुद्दों पर रहना चाहिए। राज्यसभा में इनको उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित, कानून व्यवस्था संबंधित मुद्दे उठाना चाहिए। जिस तरह अखिलेश यादव विधानसभा में उठाएंगे, उसी तरह राज्यसभा में उच्च सदन में जयंत चौधरी को उठाना चाहिए। साथ ही साथ जयंत चौधरी के साथ एक चुनौती और है तो उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर की जो स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की सोच थी, उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की, हरित प्रदेश के निर्माण की, अवध के निर्माण की, पूर्वांचल के और बुंदेलखंड के निर्माण की, उस पर उनका स्टैंड क्या रहता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलग बोर्ड की बेंच पर उनका क्या रहता है। अब निगाहें इस पर ज्यादा रहेंगी क्योंकि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है और राज्यसभा पहुंच रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल बड़ी ये जिम्मेदारी मिल रही है। अब जयंत चौधरी जब राज्यसभा पहुंचेंगे तो राज्यसभा पहुंचने के बाद कितना बड़ा द्वार खोल पाते हैं समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लिए। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।